चलो ध्यान दो। हेलो फ्रेंड्स, बड़ा मस्त चैप्टर है टीडीएस टीसीएस। जीएसटी में इजी है, इनकम टैक्स में तो बहुत लेंदी हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती है। जीएसटी में इजी है, बहुत सिंपल होता है, बहुत प्रिसाइज होता है, जहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ध्यान दो, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना, आराम से क्लियर हो जाएगा आपका। सर टीडीएस, अगर आप इनकम टैक्स पढ़े हो ना पढ़े हो, बट हमने ये सीखा है सर, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, मतलब जो पेमेंट करेगा वो टीडीएस काट देगा। क्रिस्टल क्लियर? जो पेमेंट करेगा वो टीडीएस काटेगा। तो जब मैं जीएसटी के सेंस में बोलूं तो सर सप्लायर होता है और रिसिपिएंट होता है। रिसिपिएंट पे करता है, तो टीडीएस कौन काटेगा? रिसिपिएंट काटेगा। क्रिस्टल क्लियर? ठीक है। अगला टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, मतलब टीसीएस। कौन कलेक्ट करेगा? सर दो लोग होते हैं सर, सप्लायर और रेसिपिएंट। जो सप्लायर है वो टीसीएस कलेक्ट करता है सर। ये क्रिस्टल क्लियर पहले करो सर, बाद में बाकी आगे बात करेंगे चैप्टर में। पहले आप ये समझो, टीडीएस कौन काटेगा? जो पेमेंट कटेगा, पेमेंट करेगा। पेमेंट कौन करता है? रेसिपिएंट करता है। ठीक है, तो वो टीडीएस काट देगा। सर टीसीएस कलेक्ट कौन करेगा? सप्लायर करेगा। ठीक है, सप्लायर कलेक्ट करेगा टीसीएस। क्लियर? अब आओ, अब बड़ा सिंपल, ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा, एकदम इजी है, बहुत मजेदार है। सेक्शन 51 टीडीएस। सर टीडीएस कौन काटेगा? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है, टीडीएस कौन काटता है? तो इन्होंने बोला सर हम नोटिफाई कर रहे हैं कौन कौन लोग हैं जो टीडीएस काटते हैं। और जब आप इसे पढ़ेंगे तो ये पूरे ही गवर्नमेंट वाले लोग हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसीज, या फिर कुछ नहीं है, ये कुछ नोटिफाइड लोग हैं जिनको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए। नोटिफाइड पर्सन, यहाँ गुड्स नहीं होगा, ये नोटिफाइड पर्सन है सर। ठीक है, नोटिफाइड पर्सन्स, मतलब सरकार ने बोला ऐसी कोई अथॉरिटी, बोर्ड या एनी अदर बॉडी जो बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनती है या स्टेट लेजिस्लेटिव बनती है या फिर स्टैब्लिश बाय एनी गवर्नमेंट, जिसमें 51% या उससे ज्यादा पार्टिसिपेशन बाय वे ऑफ इक्विटी और कंट्रोल कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। मतलब बेसिकली आप समझो सर, 51% से ज्यादा अगर गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है तो आप समझो वो गवर्नमेंट कंपनी होगी सर। ठीक है, या फिर सोसाइटीज जो स्टैब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, या फिर पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये सब लोग आपका टीडीएस काटेंगे। अब एक स्टूडेंट बोला सर सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये लोग मेरा टीडीएस कब काटेंगे? जब मैं गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता हूं। सर मैं क्यों गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करूंगा? एकदम सिंपल, हम गवर्नमेंट के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, चाहे रोड का हो, ब्रिज का हो, डैम्स, कैनाल्स, गुड सप्लाई, कोई भी चीज का हम गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट हमें पे करेगी, और गवर्नमेंट हमें पे करेगी तो टीडीएस काटेगी। समझ आया? बेटा दिमाग में? आगे बढ़ते हैं। सर टीडीएस के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? इन्होंने बोला सर अगर टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट अगर एक्सीड करती है, ज्यादा होती है, किससे? 2,50,000 से। ठीक है, जो हम गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू अगर 2,50,000 से ज्यादा होती है तभी टीडीएस है। और ये जो 2,50,000 हमें देखना है एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी देखना है। मतलब सर 2,50,000 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू देखेंगे, उसमें जीएसटी इंक्लूड करके नहीं देखेंगे। आ रहा है समझ? अब बात ध्यान से सुनना। सर एक कॉन्ट्रैक्ट 2,50,000 का हो, उससे ज्यादा हो, तभी टीडीएस है। तो सर अगर मैं गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा हूं और मान लो वो 2,60,000 का है, तो वहां पर टीडीएस की बात आएगी सर, डेफिनेटली वहां पर टीडीएस की बात आएगी। अब बात ये है सर, हो सकता है एक पर्सन जब गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करे 2,60,000 का, तो वो 2,60,000 के कॉन्ट्रैक्ट में छोटे छोटे सप्लाई करे अलग अलग। सरकार ने बोला सर अगर एक पर्सन गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है और वो गवर्नमेंट को छोटे छोटे अलग अलग सप्लाई कर रहा है,
तो उन छोटे छोटे अलग सप्लाई से हमें मतलब नहीं है, हम पूरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू देखेंगे। और अगर उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू अगर 2,50,000 से ज्यादा है तो उस केस में टीडीएस आ जाएगा। मैं आपको छोटे छोटे सप्लाई इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जो 10 लाख का हो, बट हम गवर्नमेंट को हर बार 2-2 लाख का सप्लाई कर रहे हैं। सरकार बोली हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हर बार 2-2 लाख का सप्लाई करो। गवर्नमेंट बोलती है हम चेक कर रहे पूरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है, भाई 10 लाख है। तो सरकार बोलती है अगर पूरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 10 लाख है तो उस केस में 2,50,000 से ज्यादा है, टीडीएस आ जाएगा। मैं बोला रेट ऑफ टीडीएस क्या होगा, बोले भाई 2%। 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी और आईजीएसटी रहा तो 2%। मैं बोला ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ही मेरा ये था कि भाई टीडीएस कितने अमाउंट, किस अमाउंट पे टीडीएस कटेगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे टीडीएस कटता है? सरकार बोली नहीं, जितना पेमेंट हो रहा है, जितना पेमेंट किया जा रहा है सप्लायर को, उस अमाउंट का उस मंथ पे टीडीएस कटता है। मैं बोला नहीं समझा। बोले भाई तुम्हारा गवर्नमेंट के साथ कितने का कॉन्ट्रैक्ट था? मैं बोला 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था। सरकार बोली टीडीएस की बात है क्योंकि 2,50,000 से ज्यादा हो गया। अब गवर्नमेंट बोली इस मंथ तुम कितना पेमेंट कर रहे हो? मैं बोला 2 लाख रुपीज पेमेंट कर रहा हूँ। सरकार बोली वेरी गुड, 2 लाख का 2% मतलब 4,000 के टीडीएस की बात आ जाएगी। समझ आया? बैठा दिमाग में? अच्छा, ये नो टीडीएस वाली कहानी मैं अभी आपको समझाता हूँ, ध्यान दो। इसको ना मैं आपको ये है इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। इसमें ना मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ तो बहुत अच्छे से आराम से समझ आ जाएगा सर। सप्लायर, रिसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई, एकदम सिंपल समझना सर। सर सप्लायर छत्तीसगढ़ का है, रिसिपिएंट छत्तीसगढ़ का है, प्लेस ऑफ सप्लाई छत्तीसगढ़, तीनों ही छत्तीसगढ़ के हैं सर। तो यहाँ पर टीडीएस है सर, ठीक है। ऊपर क्यों टिक कर दिया सर? यहाँ पर टीडीएस है सर, ठीक है, यहाँ टीडीएस एप्लीकेबल होगा। सप्लायर छत्तीसगढ़, ठीक है। रेसिपिएंट मुंबई ले लो सर, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई, सर प्लेस ऑफ सप्लाई छत्तीसगढ़ या नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई अभी छत्तीसगढ़ नहीं लेते, तीसरा वाला लेंगे। सर प्लेस ऑफ सप्लाई मान लो मुंबई ही है सर। सर क्या टीडीएस है? हाँ सर बिल्कुल टीडीएस है सर, बिल्कुल टीडीएस है सर। सप्लायर छत्तीसगढ़, सर रिसिपिएंट मुंबई सर, प्लेस ऑफ सप्लाई छत्तीसगढ़ सर। क्या इस पे टीडीएस है? नो सर। इसको हम प्यार से कैसे बोलते हैं पता है सर? जहां पर सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई एक स्टेट में हो जाए, रिसिपिएंट दूसरे स्टेट भग जाए, तो उस केस में टीडीएस नहीं होता। आपको ये वाला केस अच्छे से याद रखना है। बात समझ आई? बात बैठी दिमाग में? बहुत सिंपल इजी है, वो एग्जाम्पल लिखा हुआ रहेगा तो आपको हमेशा याद रहेगा सर। ड्यू डेट क्या है सर? गवर्नमेंट टीडीएस, पेमेंट ऑफ टीडीएस टू गवर्नमेंट। सर कब तक टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करना है सर? सर इन्होंने बोला जैन मंथ की बात है तो 10th फेब तक सर। जैन मंथ की बात है तो सर 10th फेब तक, 10th फेब तक जमा करना होता है टीडीएस सर, ठीक है। समझ आया? क्लियर हुआ? आओ आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी है सर, कुछ भी इतना रॉकेट साइंस नहीं है कि आप एकदम कंफ्यूज हो जाओ या ड्रास्टिक कुछ आ जाए सर, ना ना ना। अच्छा, एक दो स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आ सकता था सर, एक क्वेश्चन था सर, मान लो अगर मैं एग्जेम्प्ट सप्लाई करता हूँ या नॉन टैक्सेबल सप्लाई करता हूँ गवर्नमेंट को तब भी टीडीएस आएगा? नो, एग्जेम्प्ट और नॉन टैक्सेबल में टीडीएस क्यों आएगा? ये बात समझ आई? थोड़ा ध्यान रखना, ये थोड़ा ध्यान रखना। क्लियर? कई बार इसको अपन भूल जाते हैं कि सर एग्जेम्प्ट और नॉन टैक्सेबल में टीडीएस नहीं आता, क्यों ही आएगा एग्जेम्प्ट और नॉन टैक्सेबल में? ठीक है। मेरे ख्याल से एक पॉइंट और था शायद जो मैंने आप लोगों के लिए नोट किया था, जो मुझे लगा था बेस्ट है, वो भी एक पॉइंट और बताता हूँ, रुको। हम्म, हम्म, हम्म।
जो एग्जाम में भी आया भी था, स्टूडेंट कंफ्यूज भी हुए थे। एक और पॉइंट था यार, बड़ा प्यारा सा पॉइंट था, और स्टूडेंट कंफ्यूज क्यों हो गए थे राम मलिक, बट हुए थे। हाँ, ये वाला पॉइंट ध्यान से सुनना सर। अगर एक पीएसयू दूसरे पीएसयू को के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है तो उस केस में टीडीएस नहीं है। एग्जाम में ये आ चुका है, ठीक है, ये एग्जाम में आ चुका है। अब ये ना एग्जाम में क्लिक नहीं करता है, इसीलिए मैंने आपको वापस बताया सर। ऐसा नहीं है ये रॉकेट साइंस है। आप ये बोल सकते हो सर कि ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस लिखे हैं, ये लोग अगर आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एंटर करे, सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी एंटर करे, पीएसयू गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करे, इन सब केसेस में टीडीएस नहीं है। ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं तो टीडीएस नहीं है। ये ध्यान रखना पॉइंट, ये अच्छा पॉइंट है। मतलब ठीक है, एक बार एग्जाम में आया है, फाइनल वालों के तो आ गया, बट आप लोगों के भी टच कर सकता है, कोई इतना रॉकेट साइंस पॉइंट नहीं है। बट ये ध्यान रखने वाली बात है कि गवर्नमेंट अगर आपस में भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो उसमें टीडीएस नहीं है सर, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद सर टीडीएस में रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, सर टीडीएस में क्या रजिस्टर कराना पड़ता है? हाँ सर, जो टीडीएस काटेगा उसको तो रजिस्टर कराना पड़ेगा, जो कि कौन है? गवर्नमेंट सर। गवर्नमेंट को अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस। टीडीएस काटने के लिए उन्हें रजिस्टर कराना पड़ेगा, और वो लोग सर रिटर्न भी डालेंगे सर, बिल्कुल रिटर्न डालेंगे सर, ठीक है। तो इन्होंने बोला सर कि ई एप्लीकेशन बाय द टैक्स डिडक्टर इलेक्ट्रॉनिकली देंगे सर, इनफॉर्म जीएसटी आरईजी 07 सर फॉर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आप अप्लाई करेंगे सर, नेम ऑफ द स्टेट वगैरह डिटेल्स देंगे, वो आपको आरसी ग्रांट करेंगे। आरसी ग्रांट कहाँ पर होती है सर? फॉर्म जीएसटी आरईजी 06 में आरसी ग्रांट होती है सर। और उसके बाद सर GSTR 7, दिस इज इंपॉर्टेंट कि सर आपको GSTR 7 रिटर्न डालना पड़ता है। अब एक क्वेश्चन आया एक स्टूडेंट का, सर मेरा एक क्वेश्चन था, मान लो किसी मंथ ऐसा है जहां पर गवर्नमेंट ने टीडीएस नहीं काटा, क्या उस मंथ भी GSTR 7 डालना पड़ता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार करके लिख लो। किसी मंथ अगर गवर्नमेंट टीडीएस ना भी काटे तो भी उन्हें GSTR 7 डालना पड़ेगा, मतलब पड़ेगा, ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, उन्हें डालना पड़ेगा सर। समझ आई बात? ठीक है। उसके बाद है सर टीडीएस आप काटोगे, उसको सर्टिफिकेट दोगे सामने वाले को, इन्फॉर्म GSTR 7 है। अच्छा, एक और बड़ा प्यारा सा पॉइंट याद आया, ठीक है सर। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है सर कि वर्धमान सर गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए, ठीक है, तो गवर्नमेंट ना वर्धमान सर को पेमेंट करते टाइम टीडीएस काट दी सर, ठीक है। तो सर वर्धमान सर का तो टैक्स कट गया सर, हाँ कट गया। तो ये जो वर्धमान सर का टीडीएस कटा है, ये अमाउंट जितना कटा है ये कहां पर दिखेगा सर? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। कहाँ दिखेगा सर? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। कहाँ दिखेगा सर? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। याद रखना, चाहे टीडीएस हो चाहे टीसीएस हो, कहाँ दिखेगा? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। हमारे कैश लेजर में दिखता है, और ये जो कैश लेजर में हमारा टीडीएस टीसीएस दिखता है, तो जो हमारी फाइनल जीएसटी की लाइबिलिटी निकलती है उससे हमारा जो भी कैश लेजर में टीडीएस टीसीएस का अमाउंट दिखता है उसका हम पेमेंट एडजस्ट कर लेते हैं। बात समझ आई? क्लियर हुआ? ठीक है। और सेक्शन 52 टीसीएस, सर ये सेक्शन 52 टीसीएस है किसके लिए सर? सर ये सेक्शन ही बना है ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए सर। ई कॉमर्स ऑपरेटर एकदम सिंपल, ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस कलेक्ट करता है सर। सर ई कॉमर्स ऑपरेटर को लेकर ना बहुत डाउट होता है, बहुत दिक्कत आती है सर, समझ ही नहीं आता क्या कहानी है ई कॉमर्स ऑपरेटर की सर, क्योंकि हम ना ई कॉमर्स ऑपरेटर दो जगह पढ़ लेते हैं। मैं बोला बताओ तो डाउट क्या है? बोले सर होता क्या है, देखो दो टाइप के ई कॉमर्स ऑपरेटर, एक होता है सर सेक्शन 95 वाले ई कॉमर्स ऑपरेटर, और एक होता है सर सेक्शन 52 वाले टीसीएस वाले ई कॉमर्स ऑपरेटर।
95 वाले जो हैं सर वो नोटिफाइड सर्विसेज के लिए हैं और आरसीएम में पे करते हैं सर, ठीक है, ई कॉमर्स ऑपरेटर। और ये जो है सेक्शन 52 वाले वो टीसीएस कलेक्ट करते हैं सर सप्लायर से, ठीक है, सप्लायर का टीसीएस कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट को जमा करते हैं। सर क्या दोनों में डिफरेंस है? हाँ सर दोनों में डिफरेंस है सर। सर ये जो हम सेक्शन 52 वाले ई कॉमर्स ऑपरेटर पढ़ेंगे वो 95 वाले नहीं होते, 95 वाले अलग हैं, टीसीएस वाले अलग हैं। 95 में सिर्फ नोटिफाइड कवर्ड है, 52 में नोटिफाइड के अलावा सब कवर्ड है। आई बात समझ? पहला क्लियर हुआ? अच्छा, कई स्टूडेंट को ये भी डाउट होता है सर अब एक बात ध्यान रखना, एक डाउट होता है स्टूडेंट्स को, सर ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन है? सर अगर कोई अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खुद सप्लाई करे तो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं कहलाता, उस केस में उसके ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होता। टीसीएस उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल होता है जो अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं और कोई दूसरा सप्लायर उनके प्लेटफॉर्म से सप्लाई करता है, जिसमें आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट ये सब ले सकते हो। पर अगर अमेजोन वाला अपना अमेजोन बेसिक्स बेचता है, आपका भी देखना अमेजोन में अमेजोन बेसिक भी होता है, वो अपने प्रोडक्ट भी बेचना चालू कर दिया है, तो सर जो वो अपने प्रोडक्ट बेचना चालू कर दिया है उसके लिए सर टीसीएस की बात नहीं होती है। हाँ, मैं अमेजोन में कोई गुड्स लिस्ट करूं और उसको बेचूं तब टीसीएस की बात होती है। क्लियर हुआ? आओ आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं टीसीएस सर। तो सर कौन है लायबल? ई कॉमर्स ऑपरेटर। सर इनमें क्या कोई थ्रेशोल्ड लिमिट है? नहीं सर, टीडीएस में तो आप लिमिट पढ़ते हो सर 2,50,000, टीसीएस में नहीं है सर। सर रेट कितना है सर? रेट सर ये रेट 0.5%, 0.5%, बट ये रेट और नोटिफाई होके चेंज हुआ है सर, ठीक है, ये रेट नोटिफाइड किए और नोटिफाइड करके ये और भी चेंज किए हैं, इस रेट को चेंज कर दिए हैं नोटिफाई करके। कहाँ लिखा था मैं इसको? रेट नोटिफाई करके चेंज किए, कहाँ लिखा मैं सर? ये रेट हो गया 0.25 आफ्टर 1 जुलाई 2024 सर, 10 जुलाई 2024 से ये रेट सर 0.25% CGST, 0.25% SGST एंड अगर IGST तो 0.5% IGST सर, ये रेट्स हो गए सर। समझ आया? तो अब हमें करंटली तो यही रेट्स याद रखना है सर, नए वाले करंटली हमें नए वाले रेट्स याद रखना है सर, पुराने वाले रेट्स याद नहीं रखना है। हाँ जी, 10 जुलाई 2024 के बाद से ये रेट्स हो गए, अब हमें ये वाले रेट्स याद रखना है, ठीक है, ध्यान ये वाला ही रखेंगे हम। मैंने पुराना वाला भी इसलिए मेंशन कर दिया था कि इन केस अगर कोई स्टूडेंट पुराना भी पढ़ रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि ये पुराने रेट्स थे, नए रेट्स तो अब ये हैं, न्यू वाले ये हैं और हमें ये न्यू वाले रेट्स ही याद रखने हैं। क्लियर? फिर देखो सर, वैल्यू फॉर कलेक्शन, किस वैल्यू पे टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा सर? नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। अभी नेट वैल्यू निकालना सीखेंगे सर। नेट वैल्यू कैसे निकालते सर? एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, आपने जितना भी, अच्छा एक बात ध्यान रखना, यहाँ टैक्सेबल सप्लाई दिया हुआ है, मतलब एग्जेम्प्टेड और नॉन टैक्सेबल में तो टीसीएस की बात ही नहीं करना। टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अदर देन दोज नोटिफाइड अंडर 95, मैंने तो आपको पहले ही बोला 95 वाले अलग है, ये 95 के अलावा है सर। तो सर वर्धमान सर अमेजोन के थ्रू किसी को सप्लाई किए, लेस वर्धमान सर जिनको सप्लाई किए उनमें से कुछ लोग रिटर्न कर दिए, तो फिर हम देखते हैं नेट वैल्यू और इस नेट वैल्यू पे टीसीएस की बात होती है सर, ठीक है। टीसीएस कलेक्शन वेंट टू बी मेड ड्यूरिंग द मंथ, जिस टाइम भी आप सप्लाई करते सर, कब गवर्नमेंट को जमा करना है? 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब जनवरी है तो 10th फेब। क्लियर? ये बैठा दिमाग में? ठीक है सर। टीसीएस वाले लोगों को एनुअल स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है अप टू 31 दिसंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर आप ध्यान दो तो ये एनुअल रिटर्न की ही डेट है सर, ठीक है सर। रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक,
सर हो सकता है सर, कुछ अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर है उससे कुछ गलतियां हो जाए तो सरकार बोलती है हम उन्हें गलती ठीक करने का मौका उतना ही टाइम पीरियड देंगे जितना क्रेडिट वाला आप पढ़ के आए हो सेक्शन 16(4) में। सेम टाइम पीरियड है, ठीक है। जो अमेजोन वाला मेरा टीसीएस कलेक्ट करेगा वो सप्लायर के कैश लेजर में दिखेगा और सप्लायर उसको क्लेम कर सकता है सर, ठीक है। सर क्या ऐसा हो सकता है कि वर्धमान सर GSTR 1 डाले और ई कॉमर्स ऑपरेटर जो जिसके थ्रू वर्धमान सर सप्लाई कर रहे थे दोनों अपने डिटेल्स में रखे होंगे, तो सर दोनों के डिटेल्स को क्या मैच करना पड़ता है? हाँ सर, बिल्कुल मैच करना पड़ता है। सरकार बोलती है भाई मैचिंग मैचिंग खेलो, क्योंकि जो तुम्हारा सप्लाई है ई कॉमर्स ऑपरेटर से, हो सकता है गलती से तुम उसको अपने GSTR 1 या 1A में नहीं डाले होगे, तो हम चाहते हैं मैचिंग मैचिंग करके खेलो ताकि कोई मिस्टेक ना हो, कोई एंट्रीज छूट ना जाए सर, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक्स दिखी, डिस्क्रिपेंसीज दिखी सर, तो सर आपको क्या किया जाएगा? इन्फॉर्म किया जाएगा कि भैया आपने जो डिटेल्स डाली है और जो ई कॉमर्स ऑपरेटर अपना रिटर्न डाल रहा है उसमें जो तुम्हारे लिए डिटेल्स डाली है वो दोनों मैच नहीं हो रही है। तुमने अपने GSTR 1 में एक सेल की एंट्री नहीं डाली है, वो डाला है, तो बताओ कौन गलत है, ठीक है। अगर दोनों में से गलती मान लिए, मैं बोला हाँ मेरे से गलती हो गई थी, ठीक है मैं करेक्ट कर देता हूँ, तो वेरी गुड, हमारे पास ऊपर टाइम लिमिट है, हम करेक्शन कर सकते, रेक्टिफिकेशन कर सकते। बट नहीं, तो फिर सरकार बोली फिर हम ना क्या करेंगे, इसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी और सप्लायर में ऐड भी कर देंगे और उसमें हम तुमसे क्या ले जाएंगे, इंटरेस्ट भी ले जाएंगे सर, तो हमसे लगना मत। समझ आई कहानी? इसके बाद सर पेनल्टी वगैरह नहीं है, कुछ काम का नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना सर, इंपॉर्टेंट है कि टीसीएस कुछ केसेस में अप्लाई नहीं होगा। मैंने आपको बोला सर एग्जेम्प्ट सप्लाई में टीसीएस नहीं होता सर, टीसीएस अप्लाई नहीं होगा जहां पर जीएसटी पेबल अंडर रिवर्स चार्ज है, और टीसीएस अप्लाई नहीं होगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में, नहीं है, इस पे टीसीएस नहीं है सर। समझ आया? अच्छा, ये जो एक क्लैरिफिकेशन था ये बड़ा मस्त था सर, ये बड़ा मस्त था कि सर मान लो वर्धमान सर बायर है, ठीक है, मिंत्रा, अमेजोन और सप्लायर, ठीक। वर्धमान सर मिंत्रा से एक कपड़ा ऑर्डर किए, मिंत्रा वाले के पास वो कपड़ा ऑर्डर नहीं था, उसने सर अमेजोन वाले से कनेक्ट किया, ठीक है। अब जो अमेजोन का सप्लायर था वो सप्लाई कर रहा है सर, तो क्वेश्चन ये हुआ कि टीसीएस कौन कलेक्ट करेगा, बायर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर कि सप्लायर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर? सरकार बोली वेरी सिंपल, सप्लायर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर, क्योंकि यही तो पर्सन है जो डायरेक्टली सप्लायर से कनेक्टेड है। आ रही बात समझ? बहुत सिंपल, जबरदस्ती पूरा एकदम कंफ्यूज मत करो अपने आप को, बहुत सिंपल चीजें रखो। जहां पर दो ई कॉमर्स ऑपरेटर हो जाते हैं, बायर साइड और सप्लायर साइड, सरकार बोलती है सप्लायर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा जो सर टीसीएस कलेक्ट करेगा सप्लायर से। तो मैं बोला अगर मान लो बायर वर्धमान सर, मिंत्रा और सप्लायर खुद ही ई कॉमर्स ऑपरेटर है, सप्लायर खुद ही ई कॉमर्स ऑपरेटर है, अमेजोन वाला अमेजोन बेसिक के प्रोडक्ट बेच रहा है सर, ठीक है। तो सरकार बोलती है उस केस में तो फिर एक बायर ही बचा सर, फिर बायर ही होगा जो टीसीएस कलेक्ट करेगा सप्लायर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर का, क्योंकि यहां पर सप्लायर खुद ही क्या है, ई कॉमर्स ऑपरेटर। समझ आया? क्लियर हुआ? ठीक है। इसके बाद ये वाला पार्ट आपको रीड करना है तो रीड कर सकते हो, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके रहते, तो इतना ऐसा कुछ नहीं है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ये वाला सर्कुलर आया था सर, ये सर्कुलर आया था और ये सर्कुलर ने बड़ा प्यारा सा ये बोला था कि पहले क्या होता था, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर कोई सप्लाई कर रहा है सर्विसेज तो सरकार उसको टर्नओवर की लिमिट देती थी। अब एक पर्सन बोला मैं अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड सप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को टर्नओवर की लिमिट नहीं दोगे? सरकार बोली तेरे को भी देंगे, बट तेरे लिए भी कुछ कंडीशन है, तू ध्यान से सुन। तू एक एनरोलमेंट नंबर ले ले, ठीक है। तू इंटर स्टेट काम मत करना सर,
तू इंटर स्टेट काम नहीं करना सर, ठीक है। ऐसे कुछ कंडीशंस इन्होंने लगाया सर। अगर तू इन कंडीशंस को कंप्लाई करता है तो उस केस में तू अगर गुड्स भी सप्लाई कर रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू तो भी तेरे को टर्नओवर की लिमिट मिल जाएगी। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? अच्छा, ये एक सर्कुलर आई थी, इसको मेरे हिसाब से तो एग्जाम टाइम के लिए सिर्फ रीड करना, इतना ज्यादा डिटेल में ना पढ़ना। इन्होंने बोला सर कि अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ठीक है, जिसके थ्रू रेस्टोरेंट सर्विसेज सप्लाई की जा रही है, तो उस केस में अगर एक ई कॉमर्स ऑपरेटर 9(5) में भी नोटिफाइड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है और नॉर्मली भी सप्लाई कर रहा है अंडर सेक्शन 52, तो सर उस केस में इन्होंने बोला था सर क्या इसको अलग अलग कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, क्या इनको अलग अलग रजिस्टर कराना पड़ेगा, यही सब पॉइंट है। तो देखो, सबसे पहला, वुड ई कॉमर्स ऑपरेटर स्टिल हैव टू कलेक्ट टीसीएस इन कंप्लायंस विद अंडर सेक्शन 52? हमने बोला सर 9(5) के नोटिफाइड को छोड़ दो, 9(5) नोटिफाइड को छोड़ दो, उसके अलावा कोई गुड्स और सर्विसेज है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। क्या उन्हें सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? नो सर, ऐसा नहीं होता है कि 9(5) की सर्विसेज नोटिफाइड के लिए अलग रजिस्ट्रेशन होता है, बाकी चीजों के लिए अलग रजिस्ट्रेशन, ऐसा कुछ नहीं है सर, ठीक है। वुड द ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल टू पे टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज? हाँ सर, हम तो पढ़ के आए, नोटिफाइड सर्विसेज है, ई कॉमर्स ऑपरेटर ही पे करता है सर, ठीक है। What would be the aggregate turnover of person supplying restaurant services? भाई देखो, जो रेस्टोरेंट सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, सरकार बोलती है उसका एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकालेंगे? जितना वो अपने रेस्टोरेंट में लोगों को बैठा के खिलाता है प्लस जितना वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहा है, जोमैटो स्विगी के थ्रू सप्लाई कर रहा है, सबको ऐड करके चेक किया जाएगा सर। कैन द सप्लायर ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर बी रिकॉर्डेड एज इनवर्ट सप्लाई ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर? नहीं सर, इनवर्ट सप्लाई क्यों होगा ई कॉमर्स ऑपरेटर का? सर जोमैटो स्विगी वाला थोड़ी खा जाता है रेस्टोरेंट की चीजें सर, वो तो आगे किसी रिसिपिएंट को सप्लाई करता है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए वो रिसिपिएंट कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, उसका इन्वर्ट हो ही नहीं सकता। अगला, would e-commerce operator be liable to reverse proportionate ITC on his input and input goods and services for the reason that input tax rate is not admissible on restaurant services? नहीं सर, ई कॉमर्स ऑपरेटर अलग पर्सन है, वो चाहे तो अपनी क्रेडिट ले सकता है सर। जोमैटो स्विगी वाला जो उसके पास काम करते हैं लोग, उनको वो बैग देता है, टी शर्ट देता है सर, वो सब चीजें अगर वो परचेस कर रहा है तो वो उसकी क्रेडिट ले सकता है, उसकी क्रेडिट कहीं ब्लॉक नहीं है सर, कहीं ब्लॉक नहीं है। आई बात समझ? वो क्रेडिट ले सकता है और उन क्रेडिट को कहीं और यूटिलाइज कर सकता है अगर वो कुछ और सप्लाई कर रहा है तो, अगर वो कुछ और सप्लाई कर रहा है तो वो उस क्रेडिट को वहां पर यूज कर सकता है। कैन ई कॉमर्स ऑपरेटर यूटिलाइज द इनपुट टैक्स क्रेडिट टू पे विथ रिस्पेक्ट टू रेस्टोरेंट सर्विसेज? नहीं 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 सर, आरसीएम की लाइबिलिटी कैश में पे होती है सर। आरसीएम की लाइबिलिटी 9(5) आरसीएम की लाइबिलिटी कैश में पे होती है, तो आप आरसीएम की लाइबिलिटी पे करने के लिए क्रेडिट यूज नहीं कर सकते। अगला देखो, would supply of goods or services other than restaurant services through e-commerce operator be taxed at 5% without ITC? नहीं 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 सर, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर इन्होंने बोला सर कि वो डिपेंड करता है कि कौन किस तरीके से कैसे बिल करता है सर, वो बिलिंग पे डिपेंड करता है, इसीलिए ये वाला पॉइंट एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि सर बिलिंग पे डिपेंड करता है कौन कैसा बिल करता है। जैसे एक रेस्टोरेंट वाला हो सकता है सर कि वो जोमैटो स्विगी के थ्रू जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उसका अलग बिल बना रहा होगा, और जो नॉर्मली उसके रेस्टोरेंट में बैठ के ऑर्डर्स आ रहे हैं उसका अलग बिल बना रहा होगा, ठीक है। वुड रेस्टोरेंट सर्विसेज and goods or services other than restaurant sold by a restaurant to a customer under the order may be billed differently? हाँ, वो कर सकते हैं, चाहे तो एक भी कर सकते हैं। सरकार बोली हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखना प्रॉपर रिपोर्टिंग होनी चाहिए। Who will issue invoice in respect of the restaurant services supplied through e-commerce operator? सर कौन इशू करेगा सर? ई कॉमर्स ऑपरेटर। बोला ई कॉमर्स ऑपरेटर को ज्यादा आता है, बट जनरली मैं आपको बता रहा हूँ कौन इशू करता है पता है? रियल लाइफ में तो सर रेस्टोरेंट वाला भी बिल चिपका देता है, और ई कॉमर्स ऑपरेटर जहां से अपन ऑर्डर कर रहे हैं वो भी बिल देता है हमें, ठीक है।
अगला देखो, clarification may be issued as regard reporting of restaurant services, value and tax liability etc in GST return. हाँ सर, GST रिटर्न में आपको सब डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ती है. इसके बाद देखो, whether e-commerce operator required to pay tax under 95 is liable to reverse proportionate ITC. नहीं सर, नहीं 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 सर, इन्हें क्या ITC रिवर्स करना पड़ता है जितने एक्सटेंट तक जितना उन्होंने 95 में सप्लाई किया. मतलब इन्होंने बोला सर जितना आरसीएम में लोग जीएसटी पे करते हैं वो आरसीएम में पे करने से रिस्पेक्ट पे जितनी आपके पास क्रेडिट होती है क्या उसे रिवर्स करना पड़ता है. इन्होंने बोला सर ऐसा कहीं नहीं लिखा है. सर इन्होंने ये बोला कि आरसीएम की जो लायबिलिटी है आप उसे कैश में पे कर दीजिए, हम आपकी बाकी क्रेडिट रिवर्स की बात ही नहीं करते हैं. देखो सर, देखो, it is clarified that e-commerce operator is liable to pay tax under 95 of the CGST Act in respect of the specified services is not required to reverse the input tax credit. क्यों क्रेडिट रिवर्स करे सर, क्यों क्रेडिट रिवर्स करे? क्रेडिट ले सकते हैं, कहीं रिवर्सल की बात नहीं है. हाँ, जो 95 वाली सर्विस है उसके लिए उन्हें कैश में पे करना पड़ेगा. समझ आया? हाँ, 95 वाली सर्विसेज आरसीएम वाले के लिए सर क्रेडिट यूटिलाइज नहीं हो सकती क्योंकि आरसीएम की लायबिलिटी कैसे जाती है? कैश में जाती है. समझ आया? बैठा दिमाग में? फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर है, क्या उन्हें भी रजिस्टर करना पड़ता है? हाँ सर, उन्हें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आते हैं, वो तो अंडर सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आते हैं सर. ये रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, ये सब आप रीड कर सकते हो. इसमें काम की बात तो ये है कि सर इन्हें सर रिटर्न डालना पड़ता है. फॉर्म GSTR 8 में इन लोग रिटर्न डालते हैं सर. ठीक है, फॉर्म GSTR 8 में इन लोग रिटर्न डालते हैं. इसमें यही काम की बात है सर. बैठा दिमाग में? ये आपका TDS TCS चैप्टर मैंने आपको समझाया, बहुत सिंपल और इजी तरीके से समझाया. मैं आपको कुछ हैंड रिटन नोट्स भी अच्छे से दूंगा, वो भी बहुत काम के रहेंगे. आई होप क्लियर हुआ होगा. लाइक करना और फ्रेंड्स को शेयर करना. चलो, थैंक यू.